अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। एजुकेशनल एक्टिविटीज़ चैनल पर आपका वेलकम है। आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे महाटेट 2025 के बारे में। इसमें किस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे, किस तरीके से आप इनको सॉल्व करेंगे, कौन से टॉपिक्स पर फोकस किया गया है, इन सभी चीज़ों को हम महाटेट 2022 को सामने रखते हुए चेक करेंगे, जिसमें हमने महाटेट 2022 का एनालिसिस किया है और वहाँ से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो है जहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे, ऐसे सभी टॉपिक्स को यहाँ पर मेंशन किया है। और बाकी दूसरी चीज़ें जैसे कुछ ट्रिक्स है, कौन से क्वेश्चन ट्रिक्स से हो जाएंगे, कौन से क्वेश्चंस को ज़्यादा टाइम देना ठीक है, कौन से क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हैं, और जो है तो टाइम मैनेजमेंट एग्ज़ाम में किस तरह करना है। ऐसे दिगर कई सवालात जो आपके जहन में है एग्ज़ाम से रिलेटेड, ऐसी चीज़ों को हम यहाँ पर कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि महाटेट 2022 जो हुआ था वहाँ पर किन टॉपिक्स को फोकस किया गया था। महाटेट 2022 में सबसे ज़्यादा अगर कोई टॉपिक्स अगर आपको देखने मिला था तो वहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट था, जहाँ पर 8 पर्सन्स का सिटिंग अरेंजमेंट आपको दिया गया होता है और आपको वहाँ पर उसको अरेंज करना होता है। और ज़ैली सवाल, एक सवाल के 5 सवाल देखने मिलेंगे और एग्ज़ाम में इस तरीके से 2 सवाल पूछे गए थे, मतलब 10 ज़ैली सवालात वहाँ पर सीटिंग अरेंजमेंट से थे, ओनली इस टॉपिक से। लेकिन इसको आप बिल्कुल ईज़ी नहीं ले सकते, क्योंकि सीटिंग अरेंजमेंट एक ऐसा क्वेश्चन होता है, अगर आप इसको सॉल्व करते हो और आपकी प्रैक्टिस ठीक-ठाक है तो आप 4 से 5 मिनट के अंदर इस क्वेश्चन को जो है तो डायग्राम को बना लेते हैं, तभी आप इस क्वेश्चन को हल कीजिए। अगर आप अभी प्रैक्टिस में आपको लगता है कि आपको एक सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन करने के लिए 10 से 12 मिनट अगर लग जा रहे हैं, तो आपके लिए बेहतर यही है कि आप सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन को टिक कर दीजिए कोई भी ऑप्शंस और आगे बढ़ जाइए। आप अगर उसको हल करने बैठते हैं, तो ऐसे में आप लास्ट में आपके 40 टू 50 क्वेश्चन भी मिस हो सकते हैं, छूट सकते हैं। तो इसलिए ये मेरी राय है कि अगर सीटिंग अरेंजमेंट में आप का थोड़ी प्रैक्टिस अच्छी है, आप 4 मिनट के आसपास अगर वो डायग्राम बना लेते हो, तो आप बिल्कुल ये क्वेश्चन कीजिए। अदरवाइज़ आप इनको इस जो है तो टिक करके आगे बढ़ जाइए। स्किप नहीं करना है, कोई भी क्वेश्चन को स्किप मत कीजिए, क्योंकि बाद में लास्ट में आपके पास टाइम नहीं बचता है और इस वजह से वो क्वेश्चन आपके छूट जाते हैं। नेगेटिव मार्किंग नहीं होने की वजह से आपका वहाँ पर जो मार्क मिल सकता था, वो भी आपको नहीं मिलता है। तो कोई कोई भी क्वेश्चन को हम स्किप नहीं करेंगे एग्ज़ाम में। हाँ, सिर्फ़ ये करना है, अगर आ रहा है तो आप परफ़ेक्ट आंसर को टिक कीजिए, नहीं आता है तो आप कोई भी एक आंसर को वहाँ पर टिक करके ही आगे बढ़िए। तो इस तरीके से सीटिंग अरेंजमेंट को जो है तो जो तो हम कुछ क्वेश्चन सैंपल लेने वाले हैं, किस तरीके के सीटिंग अरेंजमेंट वहाँ पर आए थे। कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर पुराने हैं जिनको पता है ऑलरेडी किस तरीके के क्वेश्चन आए थे, और उन कैंडिडेट से कहीं न कहीं अगर मार्क कम मिले हैं तो यही गलती हुई कि उन लोगों ने सीटिंग अरेंजमेंट को मान लो सॉल्व कर भी लिया, लेकिन अगर एक क्वेश्चन को आपने 10 से 12 मिनट अगर लगा दिए, तो ओनली सिटिंग अरेंजमेंट पे आप 25 मिनट्स अगर डाल देते हो, तो इसकी वजह से आपका बहुत बड़ा लॉस होता है। जहाँ पर आप ऑलरेडी 20 क्वेश्चन है, इसमें से 15 सही कर सकते थे, आपने वो सिर्फ़ और सिर्फ़ 10 सवालात को वो टाइम दे दिया। तो ऐसी गलती आप ना करें, ऐसी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा। उसके बाद लीनियर अरेंजमेंट, इसके ऊपर भी एक सवाल देखने मिलेगा और उसके 5 ज़ैली सवालात देखने मिलेंगे। फ्लोर पज़ल, सीटिंग अरेंजमेंट और फ्लोर पज़ल ये 8 उधर 8% रहेंगे और फ्लोर पज़ल में आपको 8 जो तो मंजिल जो बोलेंगे इसको अपन जो तो अप डाउन में वो उनको आपको सेट करना रहेगा। उसमें कैसे रहेगा, एक सवाल रहेगा, 5 ज़ैली सवालात आपको वहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। फ्लोर पज़ल के लिए आपको 2 डायग्राम वन टाइम में बना स्टार्टिंग से लेकर चलना है, क्योंकि बाद में ये होता है कि अगर वो डायग्राम हमारी रॉन्ग रहती है, तो उस जगह पर आप काट-पीट इतनी कर देते हो कि बाद में आपको ही समझ नहीं आता कि कौन-सी डायग्राम करेक्ट थी और कौन-सी रॉन्ग थी। तो इसलिए 2 डायग्राम अगर लेके चलते हैं,
तो हमको जल्दी से पता चल जाता है कि कौन सी डायग्राम सही वे में जा रही है, और फिर वो एक डायग्राम जैसे ही हमारी जो तो 4 या 4.5 मिनट में बनकर रेडी होती है, तो बाकी हम 5 सवालात को अटेम्प्ट करने के लिए 10-10 सेकंड हमारे लिए सफिशिएंट हो जाते हैं, है ना? तो ये हो गया लीनियर फ्लोर पजल। उसके बाद सिम्ड डायरेक्शन। डायरेक्शन में भी आपको एक बड़ा क्वेश्चन देखने मिलेगा, और 3 to 4 लाइन्स में रहेगा समथिंग। और उस क्वेश्चन को जो है तो वो उसी क्वेश्चन पर आप जब एक बार डायग्राम बना लेते हो, वो डायग्राम तो इजी रहता है। डायरेक्शन का अगर टाइम मिलता है तो हम क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो उसके ऊपर फिर आपको जो है तो सवालात जो रहेंगे वो इजीली सॉल्व हो जाते हैं। और यहाँ पर बिल्कुल इसको अटेम्प्ट करना है। यहाँ पर इतना मुश्किल क्वेश्चन होता ही नहीं है सिम्प्ली के अंदर कि आप इसको जो तो छोड़ दें। उसके बाद ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन में आपको जो तो एक सवाल रहेगा, मेन सवाल, और उसके जो है तो सवालात रहेंगे उसके ऊपर 5 ज़ैली सवालात। और इन सवालात को आपको जो है तो उस एक रिश्ते को आपको पहले एक डायग्राम बनाकर करना है। मतलब ये नहीं कि आपने ज़हन में जो है तो एक नक खाका जो है खींच खींच लिया, हाँ, फला-फला इसका ये है, फला उसका वो है। इस तरीके से अगर आप करते हो तो आपको 5 में से शायद ही 1 मार्क मिल पाए। तो आपको बेटर वे में ये करना है कि इसको जो है तो 5 ज़ैली सवालात अगर आपको सही तरीके से हल करना है, तो इसके लिए आपको एक डायग्राम बनाना है। उसके लिए कुछ जो है तो मेल के लिए, फीमेल के लिए राउंड है, एम है, एफ है, इस तरीके से कुछ जो है तो सिंबल्स जो है तो दिए हुए हैं। इंशाल्लाह वक्त मिले तो हम इसके ऊपर भी कुछ क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। नंबर सीरीज इजी है, जो तो इसके ऊपर ज़्यादा मुश्किल सवालात नहीं पूछे जाते नॉर्मली। तो इसके ऊपर मुझे नहीं लगता कि आप बहुत ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है। वेन खाका। वेन खाका आप जैसे सब्ज़ी खाने वाले लोग, गोश्त खाने वाले लोग, है ना? और अनाज खाने वाले लोग, इस तरीके से वो वहाँ पर डिवाइड कर देगा। और उसमें से फिर ज़ैली सवालात पूछेगा कि कितने लोगों को दोनों चीज़ें पसंद है, कितने लोग सिर्फ़ यही खाते हैं, वो नहीं खाते, या डिफ़रेंस पूछ लेगा, फला-फला लोग का परसेंटेज कितना है। तो इस तरीके से इनके सवालात की आपको प्रैक्टिस करना है। जो चीज़ों पर हमको वक़्त मिलता है, हम लोग उसको यहाँ पर कवर करेंगे। जो चीज़ पर पॉसिबल नहीं है, आप टॉपिक देख लीजिए, और कई वीडियोज़ आपको उसके लिए अवेलेबल हो जाएँगी नेट के ऊपर। वहाँ से आप उनको रेफ़र करके प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि वक़्त काफ़ी कम बचा है। यहाँ से आपको डेली 8 से 10 घंटे भी दिए तो आपके लिए कम है। तो आपको इतना टाइम तो देना चाहिए। आपके सब दूसरे जो काम हैं, इनको आप पेंडिंग कीजिए फ़िलहाल। इशाराती ज़बान में ग्रेटर देन, लेस देन और इज़ इक्वल टू, इसके ऊपर ज़रूर हम एक वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। और इसका इतना ईज़ी मेथड है कि ये समझ लीजिए कि ये 5 मार्क बिल्कुल आपके कन्फर्म है। ये 5 मार्क जो है आपके बिल्कुल कन्फर्म है। इसमें से एक 1 मार्क भी आपका कम नहीं होगा। ये बिल्कुल आप इसकी श्योरिटी है आपके लिए। तो इसके ऊपर हम एक वीडियो बनाएँगे। उसके बाद है जो है तो बयान और वजह, है ना? तो बयान और वजह में जो है तो ये एक स्टेटमेंट दिया हुआ रहेगा, और उसका जो है तो इम्पैक्ट क्या हो रहा है, या नतीजा क्या निकल रहा है, या जो है तो वजह क्या बन रही है। इस तरीके से वहाँ पर दिए रहेंगे। 7 से 8 सवाल उस टॉपिक से भी पूछे गए थे लास्ट टाइम। तो इस चीज़ को भी बिल्कुल ध्यान में रखिए कि आपको बिल्कुल ऐसे टॉपिक्स को स्किप नहीं करना है। आपने तो एग्ज़ाम में जाएँगे, आपको इन चीज़ों को समझ में नहीं आ पता, क्योंकि बयान और वजह ऐसी चीज़ है, बयान, वजह या नतीजा बोलो या इम्कान कहो, ये चीज़ ऐसी हैं कि अगर एग्ज़ाम में आप गए वहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल एक क्वेश्चन जैसे पूछा गया था, 1971 में पाकिस्तान ने हिंदुस्तान पर हमला किया, और उसका जो है तो नतीजा दिया गया था कि वजह बताई गई थी कि बांग्लादेश अलग हुआ हिंदुस्तान से। अब ज़ाहिर-सी बात है, हमला होने की हमला हुआ, और उसके नतीजे में बांग्लादेश क्रिएट हुआ, ना कि उसकी वजह बना। तो यहाँ पर जो लोग स्टडी नहीं करेंगे, ऐसे लोग यहाँ पर फँस जाते हैं इन क्वेश्चंस में, और इसको वो हो सकता है कि वो वजह का जो है तो इसको बता कर आए। तो इस चीज़ से भी आपको बचना है। उसके बाद हम नीचे चलते हैं। कोडिंग, डिकोडिंग। जैसे क्वेश्चन दे देगा, एक कतार है, उसमें अ, फला बंदा बैठा है, उसका दाएँ से इतना नंबर है, बाएँ से इतना नंबर है, उसके जो दाएँ जानिब चौथा कौन है?
या और इसमें थोड़ी डिफिकल्टी लेवल आपको ऊपर नीचे देखने के लिए मिल सकती है। इस टॉपिक से भी हमको 5 से 7 सवालात जो है तो उस टाइम देखने के लिए मिले थे। उसके बाद है अल्फ़ा न्यूमेरिक, हुर्फ और नंबर सिलसिला। ये चीज़ आपने जो तो देखे होंगे रीजनिंग के अंदर जो लोग स्टडी कर रहे हैं कि एक सिलसिला जो है तो बनता है कंटिन्यू, और उसी जो है तो सीरीज़ को कंटिन्यू किया जाता है, और हमको वहाँ से जो है तो उसका ऑप्शन में से एक जो सीरीज़ कंटिन्यू बन रही है वहाँ से वो उसको पिकअप करना रहता है। बीच-बीच में से जो है तो इस तरीके से जो है तो ये एक ऐसे डैश डैश दे देगा, और बीच में कोई भी एक जैसे 1 2 और इधर 1 2 3 इस तरीके से जो है तो वो इस तरीके से हमको जो है तो दे दिया जाएगा एक सीरीज, और वो मिसिंग नंबर जो है तो हमको यहाँ पर पूछेगा, यहाँ पर 4 दे देगा, है ना। तो यहाँ पर जो ये लाइंस दिख रही हैं इसके अंदर हमको वो पूछेगा कि यहाँ पर क्या चीज़ें आ सकती है, और इनका हमको ऑप्शन वहाँ पर दिया जाएगा। तो इस क्वेश्चन को भी छोड़ना नहीं है, ये भी एक इजी क्वेश्चन में ही शुमार होगा, तो ऐसे क्वेश्चन को भी नहीं छोड़ना है। उसके बाद हम आगे चलेंगे, शक्लों का रब्त, पहली 3 का चौथी से रब्त। यहाँ पर क्या चीज़ है कि 3 जो है तो फिगर्स दी जाएँगी, और उसके अंदर चेंज होता रहेगा, या तो जो भी उनके अंदर जो भी फिगर दी गई उसमें चेंजेस होंगे, या रोटेट होंगी, या उनके अंदर जो है तो एरो दिया है तो एरो का पोजीशन चेंज होगा, या डॉट का पोजीशन चेंज होगा, या तो जैसे 4 कोने वाली शक्ल है वो 3 की होंगी, 2 की होंगी, इस तरीके से उसमें चेंजेस होगा। तो वहाँ पर चौथी शक्ल कैसी है वहाँ पर बन सकती है, इसको हमको वहाँ पर चूज़ करना है, और इस टॉपिक को भी हल्के में नहीं ले सकते क्योंकि 6 से 7 सवाल आता है। और आपको पता होना चाहिए कि जो लोग अभी 1 या 2 मार्क से रह गए हैं भर्ती होने से, आप इन लोगों से 1-1 मार्क की जो अहमियत है वो पूछ सकते हैं। तो आप बिल्कुल ये नहीं सोच सकते कि हाँ इस टॉपिक से तो इतने ही सवालात आए तो इस टॉपिक पर इतना फ़ोकस करने की ज़रूरत नहीं। ऐसा नहीं है, और ये ईज़ी टॉपिक्स हैं, जो मुश्किलें मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि हाँ, वहाँ पर आप जो है तो ज़्यादा टाइम ना दें तो बेहतर है। क्योंकि वो टॉपिक्स 8 दिन में आप कितनी भी प्रैक्टिस कर लीजिए, हो सकता है एग्ज़ाम में आप उनको ना कर पाओ। तो जो क्वेश्चंस हो सकते हैं, आप बिल्कुल कीजिए। उम्र उम्र बताओ, तो यहाँ पर क्या अगर एक एक सवाल ही इसके ऊपर पूछा गया था। जो है तो उम्रों का जो है तो तनासुब दिया हुआ रहेगा, कुछ बाप की उम्र, बेटे की उम्र, फलाँ साल इतनी थी और 4 साल बाद दुगनी हो जाएँगी, तो अभी मौजूदा उम्र बेटे की क्या है या बाप की क्या है। इस तरीके से जो है तो वहाँ पर सवाल आपको दिया रहेगा, और ये भी आप जो है तो थोड़ा अगर आपका ज़हनी आज़माइश अच्छा है, तो यहाँ आप उस क्वेश्चन को ईज़िली सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद सिम्प्लीफिकेशन है, 5 से 6 सवालात इसके ऊपर आते हैं। इसमें जो है तो कुछ अगर हम सैंपल ले वक़्त मिले तो लेने की कोशिश करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, इसके ऊपर भी प्रैक्टिस इसको ज़्यादा दरकार होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। ये नहीं कि आप आज से जो तो आपके लिए नई चीज़ है और आपने सोचा कि अब बस यहाँ से 8 दिन में हम इस टॉपिक को कवर कर लेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में अगर कहूँ तो। फ़ीसद के बारे में कोई क्वेश्चन जो है तो थोड़ा ईज़ी तो नहीं कह सकते, मॉडरेट लेवल के रहेंगे। जैसे कि वहाँ पर दे देगा 120/10 का 40% इस तरीके से देगा, और प्लस 150 का 30% इज इक्वल टू, फिर वहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क देगा, प्लस वहाँ पर डैश डैश का 90%, इस तरीके से वहाँ पर क्वेश्चंस देगा, और ऑप्शन में से आपको वहाँ पर उसको इक्वल करना रहेगा दोनों साइड को। तो इस तरीके का क्वेश्चन परसेंटेज से आता है। बहुत ईजी क्वेश्चन वहाँ पर परसेंटेज से देखने के लिए नहीं मिलता। उसके बाद नफ़ा नुकसान। नफ़ा नुकसान से आपको सवालात देखने के लिए कैसे मिलेंगे कि फला चीज़ एक दुकानदार ने इतने में खरीदी और इतने में बेची, उसको जहाँ वहाँ पर कीमत ही ना देते हुए उनका दुगना या 3 गुना ऐसे करके देगा, और वहाँ से आपको एक फिगर आउट करना है, वहाँ से एक पॉइंट देगा आपको, और एक कहीं पर भी आपको जो है तो डिजिट देगा, वहाँ से आपको वो सारी कीमतें निकालना है और वहाँ पर जो क्वेश्चन का आंसर देना है। बहुत ज़्यादा एकदम ईज़ी स्टेटमेंट नहीं रहेगा कि वो फिफ्थ स्कॉलरशिप के तरीके से कोई आपको क्वेश्चन वैसे इतने ईज़ी लेवल के नहीं देखने के लिए मिलेंगे। उसके बाद है मुफ़रत शुद्ध, मुरक्कब शुद्ध। यहाँ पर अगर आपको फ़ॉर्मूला याद है
तो मुफरत शुद्ध, मुरक्कब शुद्ध फार्मूला अगर याद है तो आप बिल्कुल 30 से 40 सेकंड में यहाँ पर आंसर निकाल सकते हो, अगर फार्मूला याद है। और फार्मूला अगर याद नहीं है तो आप इन सवालात पर टाइम पास बिल्कुल भी नहीं कीजिए। ये क्वेश्चन जो है ये फार्मूले से ही होने वाले हैं। अगर आप यहाँ पर फार्मूला नहीं लगाते तो ये क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। हाँ, निस्बत तनासुब अगर आप कर रहे हैं तो ये क्वेश्चंस जो है तो आप जो है तो यहाँ पर अंदाज से इनको आप लगा सकते हैं आंसर, है ना? वहाँ पर आप पढ़िए, सोचिए कि किस तरीके से वो तनासुब में दे रहा है या निस्बत किस तरीके से चीज़ों को दी जा रही है, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद और एक चीज़ हम जो है तो देखेंगे, एड्रेस। एड्रेस में जो है तो वहाँ पर एड्रेस दे रहेंगे 4 ऑप्शन में, उसमें एक ही एड्रेस जो है तो सही रहेगा और बाकी 3 एड्रेस में कहीं न कहीं गलती दिखाई देती है। ये तो मैं अगर कहूँ तो एक ग्रेटर देन, लेस देन और उसके बाद अगर ये कहूँ एड्रेसेस, इनसे ईज़ी टॉपिक्स तो मुझे भी नहीं लगे थे टेट में। मतलब इसमें सिर्फ़ आपको चारों में से जो सही पता है उसको चूज़ करना है, और ये तो अगर आप एक टीचर का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपके लिए ये बहुत ईज़ी चीज़ होना चाहिए। वहाँ पर पिन कोड में मिस्टेक कर देगा या कुछ डॉट या कॉमा, डैश वग़ैरह भूल जाएगा या तो फिर जो है तो कोई एक लाइन भूल जाएगा। इस तरीके से वहाँ पर गलती रहती है और उसको किस तरीके से हम आसानी से ढूँढ सकते हैं, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद ज़हनी आज़माइश के बारे में ये है कि ज़्यादा अहमियत उसको एग्ज़ाम में दी गई थी, पिछले टाइम भी और इस टाइम भी बिल्कुल चांसेस हैं कि ज़हनी आज़माइश को जो है तो ज़्यादा अहमियत ही रहेगी। और उसके बाद मस्ट यहाँ पर क्या है कि टाइम मैनेजमेंट मस्ट है, बहुत ज़रूरी। अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और आप वहाँ पर मान लो 50% क्वेश्चन ही कर पा रहे हैं तो आप वैसे ही भर्ती के बाहर हो। आपको मिनिमम मिनिमम 75% एबो 75% एबो आपको जो है तो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है, तभी जाकर आप एग्ज़ाम में जो है तो कोई अच्छा कर सकते हो और आप भर्ती के लिए जो है तो एलिजिबल रहेंगे। उसके बाद पढ़ने की रफ्तार भी आपको बहुत बढ़ाने की ज़रूरत है, ख़ास तौर पे। होता ये है कि आप जब जो तो सीटिंग अरेंजमेंट है या फ्लोर पज़ल है, या जो तो जो भी वेन डायग्राम है, इनके जो क्वेश्चंस आते हैं इनको पढ़ने में इतना टाइम लगा देते हैं कुछ स्टूडेंट्स कि क्योंकि उनके पास रीडिंग जो स्किल्स है उनकी उतनी बिल्टअप नहीं रहती, तो वहाँ पर वो इतना टाइम ले लेते हैं उनको पढ़ने के लिए कि वहाँ पर 3 मिनट अगर आप पढ़ने लगा रहे हो, फिर उनको डायग्राम बनाने के लिए 7 से 8 मिनट लग रहे हैं, जब 11 से 12 मिनट आप वहाँ लगा दे रहे हैं और उसके बाद भी अगर हमारा डायग्राम सही नहीं बना तो वैसे ही वो बंदा 10 क्वेश्चन को मिस कर रहा है लास्ट में। और अगर मान लीजिए चलो उसने कर भी लिया, तो ऐसे बड़े-बड़े स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूरे, अगर हम पूरे क्वेश्चन में बात करें तो कम से कम 15 जगह देखने के लिए मिलेंगे। और अगर 15 क्वेश्चन अगर इस लेवल के इतने बड़े-बड़े क्वेश्चन हैं और अगर 3 मिनट भी हम एक क्वेश्चन को लगा रहे हैं, तो क्या हम सिर्फ 45 से 60 मिनट तक हम रीडिंग में लगा दें, तो क्या 1 घंटे में सारे क्वेश्चन हमारे लिए कर पाना पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं। तो आप जिनकी पढ़ने की स्पीड कम है, वो जो है तो अभी खाली टाइम में पीडीएफ्स का यूज़ कीजिए। आप किताब नहीं पढ़ते कोई इशू नहीं, आप मोबाइल में जो है तो उर्दू की जो किताबें हैं, फर्स्ट स्टैंडर्ड की तो नहीं ले सकते, वहाँ से आप लीजिए फोर्थ स्टैंडर्ड, 4 से 6 7 8 स्टैंडर्ड यहाँ की किताबें लीजिए और उनको स्पीडली आप पढ़ने की कोशिश कीजिए, या तो सबटाइटल्स वाली वीडियोस, उर्दू सबटाइटल जिसमें यूज़ हुआ है, ऐसी वीडियोस देखिए जिससे आपकी उर्दू पढ़ने की जो स्पीड है वो बढ़ेगी और एग्ज़ाम में आपको इसका बिल्कुल भी फ़ायदा होगा। और इसके बाद कैलेंडर, घड़ी और डाइस। कैलेंडर, घड़ी, डाइस, क्यूब, ज्योमेट्री, प्रोबेबिलिटी, इन टॉपिक से सवालात उस टाइम स्टार्टिंग की शिफ्ट में देखने को तो नहीं मिले थे और हम लास्ट की शिफ्ट में थे, लेकिन हमको भी इन टॉपिक से सवालात नहीं थे। मतलब ओवरऑल उस 2022 स्टेट में इन टॉपिक से सवालात नहीं थे। हो सकता है इस टाइम भी इन पर ज़्यादा फोकस देखने को ना मिले। तो इन टॉपिक्स को जो है तो ज़्यादा टाइम मत दीजिए। आप इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वहाँ पर बिल्कुल अपना टाइम दीजिए। कुछ वीडियोज़ में अगर आपको इस तरीके के टॉपिक्स पढ़ाए भी जा रहे हैं तो आप बिल्कुल उनको जो है तो नज़रअंदाज कीजिए, क्योंकि
आपके पास कई ऐसे टॉपिक मौजूद हैं जिनको आपको टाइम देना ज़रूरी है। अगर हाँ, आपके वो सभी टॉपिक्स कवर हो चुके हैं, उस सिचुएशन में आप इन टॉपिक्स को जो है तो टाइम दे सकते हैं। उसके बाद अब चलते हैं हम कुछ क्वेश्चन जो हमने यहाँ पर आज प्रैक्टिस के लिए लिए हैं, ऐसे क्वेश्चन को हम देखते हैं। अब सीटिंग अरेंजमेंट से हमको कैसे क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं? सीटिंग अरेंजमेंट से हमको देखने मिलेगा 8 लोगों के क्वेश्चन, जिसमें 8 लोग जो है तो या तो मेज़ पर बैठे रहेंगे, कभी उनका जो है तो रुख मेज़ के मरकज़ की जानिब रहेगा, कभी बाहर की जानिब। तो हमने यहाँ पर एक प्रैक्टिस के लिए आपके क्वेश्चन लिया है। इसमें क्या करना है, सबसे पहले आप एक मर्तबा क्वेश्चन को पढ़ लें। जैसे हम यहाँ पर इसको पढ़ते हैं। अकरम, असलम, अरहम, अहमद, इरम, अक्सा, अरहान और अमन मरकज की तरफ रुख करके एक गोल मेज के गिर्द बैठे हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वही तरतीब से। अकरम अमन का करीबी पड़ोसी है, लेकिन इरम का करीबी पड़ोसी नहीं। असलम अक्सा के बिल्कुल दाएं तरफ और अकरम के बाएं जानिब चौथा है। अरहम इरम का करीबी पड़ोसी है, लेकिन अक्सा या अकरम का नहीं। अरहान ये अमन या अहमद दोनों का ही करीबी पड़ोसी नहीं है। इरम अरहान की करीबी पड़ोसी नहीं है। अब देखिए, यहाँ पर लैंग्वेज को समझना बहुत ज़रूरी है। एक इजी अगर ज़बान में शुरू किया जाता तो शायद बहुत से कैंडिडेट समझ लेते, लेकिन एग्ज़ाम में आपको इस तरीके से घुमाया जाता है, फला है, इसका है, लेकिन ऐसी चीज़ों से आपको पजल कर दिया जाता है और आप वहाँ पर गलती कर बैठते हो। अब यहाँ पर क्या है, हमें इस क्वेश्चन में ऐसा जुमला ढूंढना है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की पोजीशन के बारे में हमको पता चल रहा है। और ऐसा सेंटेंस को यहाँ पर हमने हाईलाइट किया है, असलम अक्सा के बिल्कुल दाएं तरफ और अकरम के बाएं जानिब चौथा है। अब हम यहाँ पर हमें इतनी पोजीशन तो पता चल गई कि असलम कहाँ पर है, अक्सा के बिल्कुल दाएं तरफ। तो मान लीजिए हम सबसे पहले असलम को रख देते हैं। सबसे पहले हम असलम को रखते हैं। असलम को हम यहाँ रख दिए AS, है ना। और असलम अक्सा के बिल्कुल दाएं जानिब, तो ये अक्सा, अक्सा के बिल्कुल दाएं जानिब कौन बैठा है, असलम। और क्या कहा आगे, असलम अक्सा के बिल्कुल दाएं तरफ और अकरम के बाएं जानिब चौथा, अकरम के बाएं जानिब चौथा है। अकरम के बाएं जानिब चौथा मतलब, अगर अकरम के बाएं जानिब चौथा असलम है, तो अकरम के दाएं जानिब असलम चौथा रहेगा, अपोजिट हो जाएगा। तो अब असलम के हम क्या करेंगे, दाएं जानिब चौथे पर अकरम को रखेंगे। आप स्टेटमेंट को समझिए, ये देखिए, एक, दो, ये पहला, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो यहाँ पर आ जाएगा अकरम। ये हो गया अकरम। अकरम जो है तो, और चौथा अगर दे रहा है 8 लोगों को सीट में बैठाना है, तो बाएं जानिब का हो या दाएं जानिब, आपको सीधा सीधा उसको सामने की साइड में रख देना है, क्योंकि इसमें आपका टाइम बचता है। आपको दाएं तरफ गिनना है या बाएं तरफ पजल होता है, फिर चौथा गिनेंगे। तो क्योंकि 8 लोगों का टेबल है, जाहिर सी बात है बीच में 3 ही लोग रहने वाले हैं, तो चौथे नंबर पे जो आएगा वो फ्रंट पे ही आने वाला, किसी के भी दाएं या बाएं चौथा बोला गया मतलब वो उसके सामने बैठा है। उसके बाद जो है तो उसके बाद का स्टेटमेंट, अब हम कोई भी एक स्टेटमेंट ले लें, क्योंकि हमारे पास 3 लोगों की पोजीशन हमको पता चल गई, असलम की, अक्सा की और अकरम की। अब क्या बोल रहा है, अकरम अमन का करीबी पड़ोसी है, लेकिन इरम का करीबी पड़ोसी नहीं। अकरम अमन का करीबी पड़ोसी है, लेकिन इरम का करीबी पड़ोसी नहीं। तो यहाँ पर देखिए, अकरम अमन का करीबी पड़ोसी है, तो हम अमन को जो है तो कोई एक साइड में रख देते हैं। 2 डायग्राम इसलिए दिए गए कि आपको 2 डायग्राम बनाकर चलना है एग्जाम में। अब अकरम अमन का करीबी पड़ोसी है, लेकिन इरम का करीबी पड़ोसी नहीं। इरम के बारे में हमारे पास कुछ डायग्राम में नहीं है, लेकिन इरम यहाँ पर नहीं आ सकती अकरम के बाजू में, ये कंफर्म है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम आगे हल करेंगे।
अब अरहम इरम का करीबी पड़ोसी है, लेकिन अक्सा या अकरम का नहीं। अक्सा या अकरम का करीबी पड़ोसी कौन नहीं है? अरहम। तो अक्सा अक्सा जो है तो अक्सा जो है तो इधर है, अकरम इधर है। तो जो अरहम है वो भी अकरम और अक्सा के बाजू में नहीं आएगा। तो अकरम को हम कहाँ रख सकते हैं? अकरम के लिए हमारे पास जगह है, सॉरी अरहम, अरहम के लिए हमारे पास जगह है। यहाँ पर हम अरहम को रख सकते हैं। अरहम, अरहम, क्योंकि अरहम अक्सा के बाजू में भी नहीं आ सकता, उधर एक ही जगह खाली है हमारे पास, और अकरम के बाजू में नहीं आ सकता। दो जगह में से अकरम एक जगह आ सकता है, तो हम कोई एक जगह लेकर चलेंगे। दो डायग्राम अगर आप बनाते हो तो एक डायग्राम में हाँ आप अरहम को यहाँ पर रख सकते हो, इसलिए आपको दो डायग्राम बनाना है। उसके बाद का स्टेटमेंट है अरहान ये अमन या अहमद दोनों का ही करीबी पड़ोसी नहीं। अरहान, अमन या अहमद। अब अमन और अहमद कहाँ पर है? अमन तो है हमारे पास, अहमद नहीं है। तो अमन और अहमद का करीबी पड़ोसी नहीं है। अगर हम कहीं पर भी यहाँ पर अमन या अहमद को रखते हैं तो अरहान उनके बाजू में नहीं आना चाहिए। तो अब अगर यहाँ पर ये अमन और अक्सा के दरमियान में, तो बिल्कुल जो है तो अरहान नहीं आ सकता। या तो अरहान आएगा अकरम के बाजू में, या तो आएगा अरहम के बाजू में। तो हमको ये चीज़ को जो है तो फोकस करना है। अब यहाँ पर हम अरहान को जो है तो अकरम के बाजू में रख सकते हैं। अरहान को अकरम के बाजू में हम रख सकते हैं। यहाँ पर हम अरहान को रख लेते हैं, अरहान। यहाँ पर अरहान आ गया है ना, ये समझ लीजिए आप, ये अरहान, अरहान को हम यहाँ पर रख लिए। और क्या बोला है वो? इरम अरहान की करीबी पड़ोसी नहीं। तो देखिए, इरम अरहान की करीबी पड़ोसी नहीं, तो अरहान के बाजू में तो वैसे भी जगह नहीं है। अब दो जगह बची है, एक अरहम और असलम के बाजू में, और एक अक्सा और अमन के बीच दरमियान में। तो अब यहाँ पर हमको इरम को कहाँ पर रख सकते हैं, हम ये देखना है। क्या बोला? इरम अरहान की करीबी पड़ोसी नहीं। तो अरहान की करीबी पड़ोसी इधर से भी नहीं है। और ऊपर का जुमला क्या है? अकरम अमन का करीबी पड़ोसी, लेकिन इरम का करीबी पड़ोसी नहीं। अकरम करीबी पड़ोसी नहीं है, इसलिए इरम हम अरहम और असलम के दरमियान में हम इरम को रख सकते, करीबी पड़ोसी नहीं होना चाहिए। अब कौन बच गया? अब यहाँ पर हमारा सिर्फ बच गया है अहमद, AH, अहमद। तो इस तरीके से हमारा जो है तो सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन सॉल्व होगा, और एग्जाम में हमको और फास्टली इसको सॉल्व करना है। अब ये बनाकर बताने के बाद हम देखेंगे किस तरीके के क्वेश्चन इस डायग्राम के ऊपर एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं। यहाँ पर क्या क्वेश्चन है? मंदरजा जेल में से अहमद का पड़ोसी कौन है? अमन और अकरम, अमन और अकरम, अमन और अकरम क्या अहमद के पड़ोसी हैं? अमन और अकरम, बताइए, अमन और अकरम। जी नहीं, अमन और अकरम नहीं। अमन तो अहमद का पड़ोसी है, लेकिन अकरम पड़ोसी नहीं है। अमन और कौन होना चाहिए? अक्सा होना चाहिए। तो इस तरीके के क्वेश्चन में आप क्वेश्चन पढ़ने के बाद आकर पहले देख लीजिए कि कौन कौन जो है तो पड़ोसी है अहमद का। तो हमने जब ये देखे कि कौन कौन पड़ोसी, तो हमको पता चला कि अमन और अक्सा ये दोनों अहमद के पड़ोसी है। और जब हमने आंसर ढूंढने की कोशिश की तो हमको बिल्कुल यहाँ पर एक आंसर दिखाई दिया, अक्सा और अमन, ये ऑप्शन हमारा राइट है। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन मैक्सिमम 5 से 7 सेकंड के अंदर सॉल्व हो गया। डायग्राम अगर आप सही बनाते हो तो 5 से 7 सेकंड में आप एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मंदरजा जेल में से कौन सी जोड़ी में पहला फर्द दूसरे फर्द के बिल्कुल दाएं जानिब बैठा है? इस क्वेश्चन में बिल्कुल ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। क्या बोल रहा है कि पहला फर्द दूसरे फर्द के बिल्कुल दाएं जानिब बैठा है।
तो पहला फर्द यहाँ पर दिया अहमद, दूसरा अकरम, तो क्या यहाँ पर अहमद जो है तो अकरम के दाएं जानिब बैठा है? तो जी हाँ, अकरम दाएं जानिब बैठा है। लेकिन एक चीज आप बिल्कुल यहाँ पर गौर करें, यहाँ पर एक लफ्ज दिया है बिल्कुल। जब भी बिल्कुल लफ्ज दे रहा है क्वेश्चन के अंदर, तो आपको ये समझ लेना है कि उन दोनों पर्सन के दरमियान में कोई भी और नहीं रहेगा। बिल्कुल दाएं जानिब मतलब बिल्कुल बाजू वाला, और अहमद और अकरम के दरमियान में यहाँ पर कोई तो मौजूद है, अमन मौजूद है, और इसलिए हमारा पहला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल गलत। अब दूसरा ऑप्शन असलम और अक्सा, क्या असलम और अक्सा ये ऑप्शन सही हो सकता है? तो देखिए, असलम पहला फर्द दूसरे फर्द के बिल्कुल दाएं जानिब, दूसरा फर्द अक्सा, अक्सा के बिल्कुल दाएं जानिब असलम है, तो जी हाँ, बिल्कुल ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको इनको कम से कम टाइम लगाकर इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, मंदरजा झेल में से कौन सा बयान गलत है? अब देखिए, असलम इरम के बिल्कुल बाएं जानिब बैठा है, असलम इरम के बिल्कुल बाएं जानिब बैठा है, तो देखिए बिल्कुल इरम का रुख मरकज की तरफ है, तो इरम के बिल्कुल बाएं जानिब असलम बैठा है, तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं, अहमद अमन के बिल्कुल दाएं जानिब बैठा है, अहमद अमन के बिल्कुल दाएं जानिब बैठा है, जी हाँ, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। हमको कौन सा स्टेटमेंट चाहिए? गलत। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? अकरम अरहम के दाएं जानिब तीसरा है, अकरम अरहम के दाएं जानिब तीसरा है। क्या तीसरा है? देखिए, अकरम अरहम के दाएं जानिब तीसरा है कि चेक करना है। अरहम के दाएं जानिब पहला कौन है? अरहान, दूसरा कौन है? अकरम, तीसरा कौन है? अमन। तो हमारा जवाब होना चाहिए था अकरम अरहम के दाएं जानिब दूसरा है। अगर रहता तो यह स्टेटमेंट सही रहता, लेकिन तीसरा दिया है, मतलब ये स्टेटमेंट क्या है? ये स्टेटमेंट गलत है, और हमको क्या ढूंढना है? गलत स्टेटमेंट ढूंढना है, मतलब यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन, मंदरजा झेल में से कौन से ग्रुप में दूसरा फर्द पहले और तीसरे फर्द के दरमियान बैठा है या बैठी है? अब देखिए, इसको पहले समझ लीजिए, क्या बोलना चाह रहा है वो? पहला दूसरा फर्द पहले और तीसरे के दरमियान, तो देखिए दरमियान में कौन रहेगा? दूसरा नंबर का। तो अक्सा को देखिए, क्या अक्सा दरमियान में है? किसके? अमन और अरहान के। अक्सा अमन और अरहान के दरमियान में है? जी नहीं। अक्सा तो अहमद और असलम के दरमियान में, तो पहला तो बिल्कुल गलत है। दूसरा है अहमद अमन अकरम, क्या दूसरा फर्द अमन पहले और तीसरे यानी अहमद और अकरम के बीच में, अमन अहमद और अकरम के बीच में है? देखिए, क्या अमन अकरम और अहमद के दरमियान में है? तो आप कहेंगे बिल्कुल सही। तो फिर दूसरा ही जो है तो सही ऑप्शन है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन, मंदरजा झेल में कौन अरहम के सामने बैठा है? तो सामने बैठा है कौन? इससे इजी क्वेश्चन तो क्या चाहिए, 2 सेकंड में आंसर। अरहम के सामने कौन बैठा है? अहमद बैठा है। इसमें तो कुछ देख, मतलब सीधा सीधा आप सामने वाला देख लीजिए, अरहम के सामने कौन है? अहमद है। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत कीजिए, फट से आइए, और आपने देखा कि अहमद उसके बिल्कुल सामने बैठा है, आपने ऐसे क्वेश्चन को टिक कर देना है। ये हमारा सीटिंग अरेंजमेंट का एक क्वेश्चन जो है तो सॉल्व हुआ। ये आपको समझाने के लिए किया गया। इसके लिए आपको मैक्सिमम 4 से 4.5 मिनट में आपको डायग्राम बनाना है, और 1 मिनट के अंदर आपको पांचों क्वेश्चन को स्पीडली सॉल्व करना है। तो मैक्सिमम 5 से 6 मिनट के अंदर आप अगर इस क्वेश्चन को कर पा रहे हो, तो आप इस पर रिस्क लीजिए, अदरवाइज आप इनको टिक कीजिए, एक ऑप्शन कीजिए और आगे बढ़िए, ताकि आप
लास्ट में अगर इन क्वेश्चन तक नहीं पहुंच पाते हो तो आपके ये मार्क मिस नहीं होना चाहिए। और इसी तरीके से हमने कुछ और सवालात लिए हैं, जैसे एक ये एक कतार दी हुई है ABCDEFG और H, ये सब शुमाल की जानिब रुक करके एक कतार में बैठे हैं। अब इन सभी स्टेटमेंट्स को हमको स्पीडली पढ़ना है और इनको जो है तो पोजीशन के मुताबिक रखना है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, अगर ऐसा क्वेश्चन आपको देखने मिलता है तो आप जो है तो ऐसे 8 लाइन्स जो है तो बना लीजिए। इस तरीके से आप 8 लाइन्स जो है तो ड्रॉ कर लीजिए। और अब क्या बोल रहा है, ए ये ई के दाएं जानिब चौथा है। अब देखिए स्टार्ट तो आपको करना ही है, तो कोई एक सिचुएशन आपको रखना ही पड़ेगी। अब क्या कह रहा है वो, आप एक मिनट इनको, किनारे के बारे में कोई आप जो हिंट है क्या, सी और एफ किनारे पर नहीं है, और क्या कहा, एच और डी के बाएं जानिब चौथा, तो किनारे पर कौन कौन नहीं है, सी और एफ, तो हम ई को किनारे पर रख सकते हैं और ए को भी किनारे पर रख सकते हैं, लेकिन कोई एक को हम रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो है तो ए ये ई के दाएं जानिब चौथा है, तो हम ई को रखते हैं, ई को रख ली। और क्या बोल रहे हैं, ए ये ई के दाएं जानिब, तो ई के दाएं जानिब चौथा मतलब 1 2 3 4, तो यहाँ पर हम ए को रख सकते हैं। देखिए स्टेटमेंट पहला सही हो गया, ए ये ई के दाएं जानिब चौथा है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, एच ये डी के बाएं जानिब चौथा है, एच ये डी के बाएं जानिब चौथा है। तो देखिए इस स्टेटमेंट में भी हम उतना क्लियर हमको नहीं हो पाया, तो हम कोई ऐसा स्टेटमेंट देखते हैं जिसमें ई या ए के बारे में हमको जिक्र देखने को मिले। सी और एफ किनारे पर नहीं है और बिलतरतीब बी और एफ के पड़ोसी है। कौन, सी और एफ बिलतरतीब बी और ई के पड़ोसी, किनारे पर नहीं है मतलब किनारे पर नहीं आएगा सी और एफ। अब देखिए सी का पड़ोसी कौन है, बी, और एफ का पड़ोसी कौन है, ई, तो हम बिल्कुल ई के पड़ोसी में एफ को ले सकते। और क्या कहा, सी का पड़ोसी कौन है, बी, हमारे पास बी का कोई पोजीशन नहीं है, तो हम अगला स्टेटमेंट भी देख लेते हैं। ए के बाएं जानिब एच है और ए और बी पड़ोसी हैं। ए के बाएं जानिब एच है, तो देखिए ए के बाएं जानिब हम एच को रख सकते हैं, ए के बाएं जानिब एच, ये बिल्कुल हो गया सही। और क्या बोल रहा है, ए और बी पड़ोसी है, तो जाहिर सी बात है बी बाजू में ही रहेगा, ये बी बाजू में आ गया। अब देखिए पोजीशन धीरे धीरे हमारे पास फुलफिल होती जा रही है। अब दूसरा दूसरा तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं, एच ये डी के बाएं जानिब चौथा है। देखिए अगर हम एच और डी को देखें तो एच की पोजीशन हमको मिल गई, अब डी एच डी के बाएं जानिब चौथा है, तो क्या डी यहाँ पर नहीं आ सकता हमारा किनारे पर, क्योंकि सी और एफ के अलावा किनारे पर कोई भी आ सकता, तो यहाँ पर हम डी को ले सकते हैं। और सी किसका पड़ोसी है, बी का, ये चौथे स्टेटमेंट में हमने पढ़े, तो सी बी के बाजू में आ जाएगा। अब कौन बच गया हमारे पास, जी बच गया। ये हमारा डायग्राम बनकर तैयार हुआ, और इस क्वेश्चन को हमने इस वीडियो में बताने के लिए जो है तो थोड़ा टाइम लगा, लेकिन एग्जाम में अगर इसको आप बनाते हो तो 3 मिनट के अंदर अंदर आप इस डायग्राम को आपने बनाना चाहिए, और इसके ऊपर क्वेश्चंस भी आपको ज़्यादा डिफिकल्ट दिखने के लिए नहीं मिलेंगे। अब इसके ऊपर कैसे क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे, 5 क्वेश्चन यहाँ से भी आपको आएंगे। देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, एफ का मुकाम कौन सा है। देखिए एफ का मुकाम कौन सा है, ई के दाएं जानिब में, क्या बोल रहा है पहला, ई के दाएं जानिब में, क्या ई के दाएं जानिब में एफ का मकाम है, तो आप खुद देखिए ई के दाएं जानिब में एफ का मकाम है। दूसरा ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, जी के दाएं जानिब में बिल्कुल भी नहीं, जी के तो बाएं जानिब में एफ है, दाएं जानिब में नहीं, तो यह ऑप्शन गलत। डी के दाएं जानिब में छठा, डी के दाएं जानिब में छठा, तो डी के दाएं में तो कोई भी नहीं है, तो यह ऑप्शन भी गलत। और क्या बोला, जी और एच के दरमियान, जी और एच के दरमियान कोई नहीं है,
यह ऑप्शन भी गलत। तो ऐसे अगर आपको ऑप्शन पहला ही सही मिलता है और आप बिल्कुल पूरी यकीन है उसके अंदर, तो आप लगाकर आगे बढ़िए, आप उस पर टाइम अपना ज़ाय मत कीजिए। उसके बाद इस सवाल में क्या बोल रहा है, मंदरजा झेल में कौन सा बयान दुरुस्त नहीं है। तो आप देखिए, जी ये एच और एफ का पड़ोसी है, जी ये एच और एफ का पड़ोसी है, यहाँ पर भी हमको क्या बोला है, बयान दुरुस्त नहीं है। यही आपको ध्यान रखना है। अभी देखिए, अगर आप ओवर कॉन्फिडेंस में जाते हो और आप ये पहला ऑप्शन लगा देते हो, तो आपने एक इजी मार्क अपना खो दिए एग्जाम के अंदर। तो आपको सही वाला नहीं पहचानना है, आपको गलत वाला पहचानना है। इसके लिए मैं इसके ऊपर टिक कर दिया, ए के दाएं जानिब भी है, ए के दाएं जानिब भी है, ये स्टेटमेंट भी सही है। उसके बाद क्या बोल रहा है, ई बाएं किनारे पर है, ई बाएं किनारे पर है, जी हाँ बिल्कुल, ये स्टेटमेंट भी सही है। उसके बाद क्या था, डी और डी ये बी के दाएं जानिब है, डी ये बी के दाएं जानिब है। अब देखिए, ये स्टेटमेंट में बहुत से लोग ये कहेंगे कि जी हाँ चौथा ऑप्शन गलत है, क्योंकि बी के दाएं जानिब तो सी है। तो यहाँ पर आप गलती कर दोगे। वो ये कह रहा है कि डी बी के दाएं जानिब है, बिल्कुल दाएं जानिब है, इसमें कोई गलत बात नहीं है कि डी बी के दाएं जानिब सी भी है और डी भी है। हाँ, अगर वो ये कहता कि डी ए बी के बिल्कुल दाएं जानिब है, तब ये स्टेटमेंट गलत होता, लेकिन उसने सिर्फ और दाएं लिखा, इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी सही है। और यहाँ पर आंसर हो जाएगा जो है तो इनमें से कोई नहीं। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ इस क्वेश्चन में आप सीख लीजिए कि आपको जितना कहा गया ऑप्शन में उसी को फॉलो करना है। आप अपनी तरफ से उसमें कोई लफ्ज़ ऐड नहीं कर सकते। बिल्कुल आया उसी वक्त आपको बाजू वाले को कंसिडर करना है, अदरवाइज ये ऑप्शन भी सही माना जाएगा। और ये आसान सा मार्क है, लेकिन या तो आप नहीं पढ़ना भूल गए तो भी आप गलत कर बैठोगे, और अगर आप मान लिए ठीक है नहीं पढ़ लिए, लेकिन अगर आप यहाँ पर एक बिल्कुल लफ्ज़ को अगर मिस करते हो, तो आप यहाँ पर इस क्वेश्चन को जो आपने इतना डायग्राम बनाया है 3 से 4 मिनट देकर, उसको भी आप गलत कर सकते हो। तीसरे सवाल में बोल रहा है डी के पड़ोसी हैं। तो देखिए, डी का पड़ोसी ए है, बिल्कुल नहीं है, बी है, नहीं है, बी और सी है, नहीं है, डी क्योंकि किनारे पर है, तो डी का पड़ोसी कौन रहेगा, सी रहेगा। और क्या कहा, कहा नहीं जा सकता, और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, बिल्कुल पड़ोसी कहा तो सिर्फ सी आएगा, और सिर्फ पड़ोसी पूछा है तो देखिए पड़ोसी कौन कौन है, सी बी, ये दोनों पड़ोसी हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल पड़ोसी में सी रहेगा, और अगर सिर्फ पड़ोसी भी पूछा है, करीबी पड़ोसी पूछा तो भी ऑप्शन वही रहेगा, और पड़ोसी पूछा तो दोनों साइड के रहेंगे, लेकिन एक्चुअल में डी किनारे पर है। तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन लगाना है वो इसका आंसर रहेगा इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर ऑप्शन रहेगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि डी का पड़ोसी सिर्फ एक ही रहेगा, सी। अगर कोई दरमियाने हर्फ अगर रहेगा लेटर, तो वहाँ से आप जो है तो इसका आंसर दो जिसमें आपको लेटर रहेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल पूछ लिया एच के पड़ोसी कौन है, उस सिचुएशन में आपको आंसर देना था कि जे जी और ए एच के पड़ोसी। लेकिन अगर कोई किनारे वाला है, जैसे ई के बारे में पूछा, तो वहाँ ई के पड़ोसी रहेगा सिर्फ और सिर्फ एफ। तो इस तरीके से जो है तो आप क्वेश्चंस की लैंग्वेज समझिए कि वो क्या पूछ रहा है, आपको क्या आंसर देना है। अपनी तरफ से कोई चीज़ों को ऐड करते हुए आगे ना बढ़े तो बेहतर रहेगा। उसके बाद है, मंदरजा झेल में से कौन सा बयान दुरुस्त नहीं है। एच ये एफ के दाएं जानिब दूसरा है, एच ये एफ के दाएं जानिब दूसरा है। देखिए, एच एफ के दाएं जानिब दूसरा है, बिल्कुल। ये देखिए,
एफ के दाएं जानिब पहला कौन है, जी, और एच के दाएं जानिब दूसरा कौन है, एच। तो बिल्कुल सही है। तो हमको पूछा क्या है, दुरुस्त नहीं। हमको पूछा क्या है, दुरुस्त नहीं स्टेटमेंट कौन सा है, तो ये तो दुरुस्त स्टेटमेंट है। तो हम फिर दूसरा स्टेटमेंट पढ़ेंगे। ये पॉइंट को ध्यान में रखें। ई ये ए के बाएं जानिब चौथा है। ई ये ए के बाएं जानिब चौथा है। तो देखिए, ए के बाएं जानिब पहला कौन है, एच, दूसरा कौन है, जी, तीसरा एफ, चौथा ई। बिल्कुल बाएं जानिब ई के चौथा है, ये भी स्टेटमेंट सही हो गया। डी ये एच के दाएं जानिब चौथा है। डी एच के दाएं जानिब चौथा है। तो एच के दाएं जानिब पहला ए, दूसरा बी, तीसरा सी, चौथा डी। ये स्टेटमेंट भी सही है। और नीचे है चौथा ऑप्शन, कहा नहीं जा सकता। अब यहाँ पर एक दो ऑप्शन में पजल है, या इनमें से कोई नहीं, या कहा नहीं जा सकता। तो बिल्कुल कहा जा सकता, इसमें स्टेटमेंट गलत कौन सा नहीं, लेकिन यहाँ पर दिया नहीं है, तो इसलिए हमारा आंसर जो होगा इनमें से कोई नहीं, कहा नहीं जा सकता भी आंसर नहीं होगा। कहा जा सकता है लेकिन दिया नहीं है। तो इन चीज़ों को बिल्कुल ध्यान रखिए। ये जो लैंग्वेज है, ये चीज़ें आपको कोई नहीं बता, आपको सॉल्व करना तो सभी बताएंगे, लेकिन सॉल्व करने के बाद ऑप्शन में आपको किस तरीके से एग्जामिनर पजल कर रहा है और वहाँ पर आपको किस तरीके से खुद को बचाना है, किस तरीके से आपको अपना एक मार्क जो है तो प्लस करना है, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप इन वीडियोस की मदद से अगर 10 मार्क भी बढ़ा लेते हो, और तो आप जो है तो भर्ती में कई सैकड़ों लोगों से आगे निकलते हो। एक एक पॉइंट की वजह से लोग जो है तो मिस करते हैं अपनी जो जॉब है ना। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, किनारे पर कौन बैठा है। जाहिर सी बात है, किनारे पर कौन है हमारे पास, ई और डी। ई और डी किसी ऑप्शन में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। ओनली अगर ई भी है तो वो हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि वहाँ पर सी भी दिया हुआ है, सी किनारे पर नहीं है। यहाँ पर डी दिया है तो एफ दिया है साथ में, ये किनारे पर नहीं है। बी और जी तो बिल्कुल किनारे पर नहीं है। क्या कहा नहीं जा सकता किनारे पर कौन बैठा है, बिल्कुल कहा जा सकता है कि ई और डी किनारे पर बैठे हैं, लेकिन यहाँ पर भी जवाब नहीं दिया है, इसलिए हम जाएंगे इनमें से कोई नहीं के साथ। जो चीज़ पॉसिबल है लेकिन ऑप्शन में नहीं दी है, ऐसी चीज़ के लिए हम जो है तो साथ में कौन सा ऑप्शन लेंगे, इनमें से कोई नहीं। और अगर यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ पूछ ले जिनका आंसर बनाना ही पॉसिबल नहीं था, तो उस चीज़ के लिए हम सिर्फ और सिर्फ कहा नहीं जा सकता ऑप्शन लेंगे, अदरवाइज इनमें से कोई नहीं। इस लेक्चर में हम एक लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, और जिसमें एक कतार में जो तो ये 8 पर्सन्स बैठे हैं, ए बी सी डी ई एफ जी और एच, बिल तरतीब शुमाल की ही जानिब रुक करके एक सीधी कतार में बैठे हैं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है मतलब बिल तरतीब बैठे हैं ऐसा भी नहीं कहा जा सकता, और एक ही जानिब रुख है ये भी नहीं कहा जा सकता। इस सिचुएशन में अगर ऐसा क्वेश्चन आपको आ रहा है तो यहाँ पर ये बात ध्यान रखना है कि आप यहाँ पर दाएं या बाएं जानिब के अंदर जो है तो गड़बड़ कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर देखिए किस तरीके से स्टेटमेंट को रखा गया है। मतलब ये क्वेश्चन उतने मुश्किल नहीं है। जो सीटिंग अरेंजमेंट में जो मेज के तरफ दिया हुआ था, जो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखें, उस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में थोड़ा डिफिकल्टी लेवल यहाँ पर कम देखने मिलेगा, कंपेयर करें तो। अब क्या बोल रहे हैं, सबसे पहले आप इस तरीके से 8 लाइन से जो है तो इसमें भी बना लेंगे। 8 लाइन से जब बना लिया आपने, तो आप इसके अंदर पोजीशंस को रखेंगे। क्या बोल रहे हैं, यहाँ कह रहा है एफ ये ए के दाएं जानिब पांचवा है। एफ ये ए के दाएं जानिब पांचवा है। क्या हमें किनारे का पता चला, नहीं, तो हम किनारे के ऊपर भी नहीं रख सकते। अभी हम आगे और स्टेटमेंट्स पढ़ ले ताकि हम पोजीशन रखने में
आपको पहला स्टेटमेंट पढ़ते से ही पोजीशन कभी भी नहीं रखना है। आप पहले कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स पढ़े जहां से हमको कुछ कंफर्म जगह के बारे में पता चले। डी ये ई के दाएं जानिब पांचवा है, ई ये ए के बिल्कुल दाएं जानिब है, एच ये डी के बाएं जानिब तीसरा है, बी ये जी के दाएं जानिब तीसरा है, जी ये ए का करीबी पड़ोसी है। इन पोजीशंस के बाद हम सबसे पहले जो ज़्यादा डिफरेंस जिनके बीच में दिया है ऐसी चीज़ रखने की कोशिश करेंगे। तो देखिए डी और ई जो है यहाँ पर ये 5 डिफरेंस वाले हैं और ए और एफ 5 डिफरेंस वाले हैं। तो पहले हम डी और ई को रखते हैं। हम पहले डी डी ई के दाएं जानिब पांचवा है, मान तो इसका मतलब डी जो है तो दाएं साइड में ही कहीं पर रहने वाला है। तो हम स्टार्ट में डी को जो है तो डी को हम इस तरफ रख लेते हैं और डी ई के दाएं जानिब पांचवा है, मतलब यहाँ पर हम ई को ले सकते हैं। देखिए डी ई के दाएं जानिब पांचवा है, ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही हो गया। ई ये ए के बिल्कुल दाएं जानिब है, ई ए के बिल्कुल दाएं जानिब, बिल्कुल दाएं जानिब मतलब करीबी पड़ोसी है। ई ए के बिल्कुल दाएं जानिब है। पहला स्टेटमेंट में आपको एफ की पोजीशन पता चल जाएगी, एफ ये ए के दाएं जानिब पांचवा है, तो एफ एफ का लोकेशन हमको पता चल गया, एफ ए के दाएं जानिब पांचवा है। और उसके बाद क्या बोल रहा है वो, एच ये डी के बाएं जानिब तीसरा है। अब डी के बाएं जानिब तीसरा मतलब क्या, एच यहाँ पर बिल्कुल हम ले सकते, एच डी के बाएं जानिब तीसरा है। बी ये जी के दाएं जानिब तीसरा है, तो बी और जी का तो कोई हमारे पास अभी जिक्र नहीं है। इसके लिए हम बी जी के बारे में कोई बात पता चल रही है किसी स्टेटमेंट में, जी हाँ, जी ये ए का करीबी पड़ोसी है, तो ए के बाजू में हमारे पास एक ही जगह खाली है, इसलिए हम जी को यहाँ पर पुट अप कर सकते हैं। और उसके बाद उसके पिछला स्टेटमेंट सेकेंड लास्ट स्टेटमेंट में कह रहा है कि बी ये जी के दाएं जानिब तीसरा है, तो जी के दाएं जानिब तीसरा मतलब बी हमारा यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर हमारा कौन रह गया, सी बच गया, तो सी हमारा इस पोजीशन पर आ गया। इस तरीके से हमने ये डायग्राम जो है तो बना लिया। अब जो है तो हम देखिए ये डायग्राम बनाने के लिए हमको 2 से ढाई मिनट लगा, सिर्फ 2 से ढाई मिनट में हम ये डायग्राम बना लिए। अब इसके बाद क्वेश्चंस देखिए कितने इजी तरीके से सॉल्व होंगे। सी के हवाले से ई का मकाम क्या है। सी के हवाले से देखिए यहाँ पर ई के हवाले से सी का मकाम पूछे तो अपोजिट क्वेश्चन होगा, अपोजिट आंसर होगा। तो यहाँ पर बिल्कुल ध्यान रखना है, सी के हवाले से ई का मकाम पूछ रहा है, मकाम ई का पूछ रहा है, क्या बोल रहा है, सी के हवाले से ई का मकाम। तो सी के हवाले से ई किधर है, तो सी के हवाले से ई का मकाम है वो सी के बाएं जानिब तीसरा है। बाएं जानिब तीसरा, जी हाँ, इस आंसर में हम देख सकते हैं बाएं जानिब तीसरा। अब यहाँ पर ये ऑप्शन तो डायरेक्ट हम आंसर दे सकते, लेकिन चेक तो करना पड़ेगा स्पीड में एग्जाम में। बाएं जानिब दूसरा, बाएं जानिब दूसरा कौन है, बी है, तो ये ऑप्शन गलत। दाएं जानिब तीसरा, दाएं जानिब तीसरा सी के कोई भी नहीं है, यहाँ पर कोई नहीं है, तो ये ऑप्शन भी गलत। उसके बाद तीसरा स्टेटमेंट है दाएं जानिब चौथा, दाएं जानिब चौथा कौन है, तो दाएं जानिब चौथा भी कोई हो नहीं सकता, इधर भी कोई नहीं है। तो ये जो क्वेश्चन में जब चौथे ऑप्शन पर हम पहुंचे वहां पर पता चला कि बाएं जानिब तीसरा सी के हवाले से ई का मकाम है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, मज़कूरा कतार के दाएं किनारे से छठे नंबर पर बैठे हुए के दाएं जानिब तीसरा कौन है। दी हुई कतार के दाएं किनारे से, दाएं किनारे पर कौन बैठा है, डी, छठे नंबर पर। देखिए अब यहाँ पर एक चीज बिल्कुल ध्यान में रखिए, उसने कहा दाएं किनारे से छठे नंबर पर, तो दाएं किनारे से छठे नंबर पर मतलब दाएं किनारे से पहला कौन है, डी, दूसरा एफ, तीसरा सी, चौथा एच, पांचवा बी, छठा ई।
यहाँ पर कुछ लोग मिस्टेक ये करेंगे कि दाएं किनारे पर डी है और वहां से छठा गिनना है, तो एफ सी एच बी ई, वो लोग क्या करेंगे, ए को वहां मान लेंगे। लेकिन दाएं किनारे के फर्द से अगर पूछता तो ए रहता, लेकिन उसने क्या कहा, दाएं किनारे से पूछा डायरेक्ट, तो किनारे पर तो डी बैठा है, उसको भी हमें गिनना पड़ेगा। तो जब हमने गिना कि दाएं किनारे से छठे नंबर पर बैठा हुआ कौन है, ई है, और उसके दाएं जानिब तीसरा पूछा, तो उसके दाएं जानिब तीसरा मतलब हम अपोजिट में आएंगे, तो उसके दाएं जानिब तीसरा मतलब ई के दाएं जानिब तीसरा कौन है, बी पहला, एच दूसरा, सी तीसरा। तो क्या आंसर रहेगा, सी। ये ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मंदरजा जेल में कौन किनारों पर बैठे है, तो जाहिर सी बात है, इससे इजी क्वेश्चन तो शायद कोई हो ही नहीं सकता इस डायग्राम से रिलेटेड। किनारों पर कौन बैठा है, तो आपको भी पता है, आपने देखा कि किनारों पर जी और डी बैठे हैं, और ऑप्शन में देखिए आप जी और डी यहाँ पर दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन में जब हमको पता चल गया कि ये हमारा कंफर्म आंसर है, तो हम ये ऑप्शंस क्यों पढ़ेंगे, इन ऑप्शंस को पढ़कर हम अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए हुए कथन के मुताबिक चार मुतबादिल एक जैसे हैं और एक ग्रुप बनाते हैं, कौन सा मुतबादिल ग्रुप का हिस्सा नहीं है। अब देखते हैं यहाँ पर कैसे बाकी चार मुतबादिल एक जैसे हैं और कौन सा अलग है। एच और डी, एच और डी, तो एच और डी में क्या है, देखिए एच और डी के दरमियान दो लोग हैं, एच और डी के दरमियान दो लोग हैं। बी और ई, बी और ई इनके दरमियान कोई भी नहीं है, इन दोनों के दरमियान कोई भी नहीं है। तीसरा ऑप्शन क्या है, ई और सी, ई और सी, ई और सी के दरमियान भी दो लोग हैं, ई और सी के दरमियान भी दो लोग हैं, है ना। इधर एच और डी के दरमियान भी दो लोग हैं। और चौथा ऑप्शन क्या है, ए और एच, ए और एच के भी दरमियान दो लोग हैं, ई और बी। तो अब हम चौथा ऑप्शन देखते हैं। चौथा ऑप्शन है जी और बी। तो देखिए हमको ये पता चल गया था कि एच और डी के दरमियान दो लोग, ई और सी के दरमियान दो लोग, ए और एच के दरमियान दो लोग। जाहिर सी बात है पांचवा ऑप्शन भी वही डायग्राम बनाएगा, सिर्फ बी और ए ऐसे हैं जिनके दरमियान दो लोग नहीं है। तो ये आंसर सही हो जाएगा क्योंकि ये ग्रुप से अलग है। लास्ट वाला भी जब आप चेक करोगे जी और बी, तो आप वहां पर भी देखोगे कि यहाँ पर भी दो लोग जी और बी के दरमियान में मौजूद है। तो इस तरीके से यहाँ पर इस क्वेश्चन को हल करना है कि कौन सा जो है तो ग्रुप से हटकर डायग्राम बना रहे हैं, उसको जो है तो आंसर टिक करना है। और मान लो आपको पहले तीन ऑप्शन तो मिनिमम चेक करना है, पहला ऑप्शन चेक कीजिए, दूसरा चेक कीजिए, तीसरा चेक कीजिए। और पहले तीन ऑप्शन में जो दो ऑप्शन सेम सेम डायग्राम बना रहे हैं, तो ऐसा में भी पॉसिबल है कि पहले चार ऑप्शन भी एक ही डायग्राम बनाए, पांचवा डायग्राम अलग बनाए। तो ज़्यादातर तो चेक पूरे ही करना है, लेकिन आपको हो सकता है पहले तीन में ही आंसर मिल जाए। अगर पहले तीन में कोई दो एक जैसा डायग्राम बना रहे हैं, एक अलग बना रहे हैं, तो जो अलग बनाने वाला है वो आंसर हो जाएगा। वहाँ पर आप अपना टाइम सेव कर सकते हैं दो ऑप्शन को चेक ना करते हुए। उसके बाद क्वेश्चन है, सभी आठ अफराद को दाएं से बाएं जानिब हुरूफ तहजी के मुताबिक बिल तरतीब बैठने को कहा गया, तो उनके बैठने के बाद कितने अफराद की जगह तब्दील नहीं होंगी। देखिए क्या बोल रहा है, दाएं से बाएं जानिब हुरूफ तहजी के मुताबिक बैठाना है। इस क्वेश्चन में आपको पहले तो समझना है कि किस तरीके से वो पुटअप करने के लिए कह रहा है। तो इसमें आपको वो कह रहा है कि जिस तरीके से ऊपर लाइंस दी गई है बिल्कुल वही पोजीशन है, सिर्फ करना ये है आपको अब कि उनको हुरूफ तहजी के तौर पर बैठाना है। मतलब दाएं से बाएं जानिब, तो दाएं में सबसे पहले आ जाएगा ए, इधर आ गया बी,
इधर सी, डी, ई, एफ, जी और एच। इस तरीके से दाएं से बाएं जानिब अंग्रेजी उरूफ़ तहज़ी के मुताबिक इनको हमने रख दिए। अब क्या कह रहा है वो कि उनके बैठने का कितने अफराद की जगह तब्दील नहीं होंगी। तो देखिए डी की जगह चेंज हो गई, एफ की हो गई, एच की, बी की, ई की, ए की और जी की, सभी की चेंज हुई सिवाय सी के। तो सिर्फ सी के अलावा सभी की बैठने की जगह जो है तो वो चेंज हो गई। तो यहाँ पर ऑप्शन में क्या दिया है वो भी देख लेते हैं। 3 की जगह चेंज होंगी, 3 से ज़्यादा लोगों की जगह चेंज होंगी, 1 की जगह चेंज हो सॉरी तब्दील नहीं होंगी। तो 3 की जगह तब्दील नहीं होंगी, ये ऑप्शन सही है? जी नहीं। 3 से ज़्यादा की जगह तब्दील नहीं होंगी, ये भी गलत। 2 की भी नहीं। हमको ये पता चला कि सिर्फ सी अकेला ऐसा था जिसकी जगह तब्दील नहीं हुई। इसके लिए हमारा ऑप्शन हो गया एक। एक ऐसा फर्द है जिसकी जगह तब्दील नहीं होंगी। इस तरीके से हमने आज सीटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड 3 क्वेश्चन जो है तो स्टडी किए और आज का लेक्चर हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं। और इसी तरीके से इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर जो भी टाइम बचा है इसमें करने की कोशिश करेंगे। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जहाँ से बिल्कुल क्वेश्चन आने वाले हैं, इन्हीं क्वेश्चन को आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए, इसी तरीके के सवाल आएंगे। तो आप इन जो क्वेश्चन आपको कराए गए तीन क्वेश्चन को भी आप अगर 3-3 4-4 टाइम अगर प्रैक्टिस करते हो तो आपको बिल्कुल बेनिफिट एग्जाम में होने वाला है कि आपको सेम पैटर्न रहेगा, सिर्फ जगह चेंज रहेंगी। तो आपको वहाँ पर पता रहेगा किस तरीके से आप सिचुएशन को मतलब पोजीशंस को रख रहे थे, किस तरीके से 5 क्वेश्चन आए थे, कैसे उनकी लैंग्वेज थी। इस तरीके से आपको जो है तो इन क्वेश्चंस को हल करना है। आज का लेक्चर हम यहीं पर ख़त्म करते हैं और जल्द ही हम दूसरे लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।